I hope all of you guys are ready. मैं अब शुरू कर लूँ? जी जी बिल्कुल कीजिए. Thank you so much. Welcome to Liberty Chowk. पिछले सालों से हमें एक इम्पॉर्टेंट डिबेट नजर आ रही है आर्टिकल्स में, हमारी पॉलिटिक्स की डिस्कशन में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर कि पाकिस्तान की टैक्स सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है, उसे बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि हम इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी और एफिशिएंसी को प्रमोट कर सकें. काफी सालों से मुसलसल हमारे सामने हमारे टैक्स सिस्टम को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स और मसाइल नजर आ रहे हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स टैक्स कोड हो गए, हमारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं. अभी हमारी इकोनॉमी को जरूरत है कि हम टैक्स बेस को ब्रॉडन कर सकें और टैक्स लॉज को टैक्सेशन लॉज को सिंप्लीफाई कर सकें. और आज मेरे साथ मौजूद हैं लिबर्टी चौक में दो एक्सपर्ट. सबसे पहले खुशामदीद टू माय गेस्ट. मेरे साथ मौजूद हैं मिस हुज़ैमा बुखारी. शी इज अ राइटर, लॉयर एंड को ऑथर ऑफ मेनी बुक्स. और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल. ही इज द फॉर्मर मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी. He is retired from the government services as Secretary Federal Public Service Commission. Welcome to Liberty Chowk. Thank you. Thank you. मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज मिस हुज़ैमा बुखारी से करती हूँ. पिछले कुछ सालों में मैंने आपके काफी ज्यादा आर्टिकल्स पढ़े हैं जो टैक्सेशन रिजीम के हवाले से हैं, और उन आर्टिकल्स में आपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की बात की है. व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस, और इस टैक्स बेस को स्ट्रॉन्ग करने की ओपिनियन आपका कैसे फॉर्म हुआ है? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स जो है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन है. ये तो बात अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जब आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसी रेवेन्यू से दोनों डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस मीट होते हैं और आप अपने मुल्क की बेहतरी करते हैं. तो अगर आपके पास टैक्स की कमी होगी तो आप किस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे, नंबर 1. नंबर 2 ये है कि टैक्स को इकट्ठा करना सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के बराबर नहीं है. इसके दो और बड़े फायदे हैं. 1 कि टैक्सेशन को आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ आम लोगों के समझने के लिए कि अगर आपको किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना होता है तो उसको आप टैक्स छूट देते हैं, और अगर आपने किसी इंडस्ट्री को डिस्करेज करना होता है, मसलन जैसे टोबैको है और ऐसी खौफनाक इंडस्ट्रीज है जिससे लोगों की सेहत तबाह होती है, तो उसमें आप टैक्सेस को इंक्रीज करते हैं. तो ये टैक्स को एक आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं. नंबर 2. नंबर 3 ये है कि ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए एक बहुत मुजरब नुस्खा है कि आप टैक्सेशन करें ताकि जो अमीर है वो अमीर तर ना होता चला जाए और गरीब जो है वो गरीब तर ना होता चला जाए. तो ये टैक्सेशन सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं, इसकी और भी फवायद हैं या इसके मसरफ हैं. अच्छा, अब हमारे यहाँ मसला क्या हो रहा है कि हमारा जो कानून है वो इंतहा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इंतहा से ज्यादा, कि एक आम आदमी जो एक आम दुकानदार है या आम सैलरी वाला है वो तक इस कानून से बहुत घबराता है. और उससे बड़ी बात यह है कि वो टैक्स अथॉरिटी के पास जाने से भी घबराता है. दो वजूहात कि उसको खुद चूंकि इल्म नहीं है कानून का, इसीलिए उसका सारा दारोमदार किसी टैक्स लॉयर के ऊपर या टैक्स अथॉरिटी के ऊपर होता है, और वो दोनों को ही फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों को ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसने अपनी इनकम कैसे कंप्यूट करनी है और कौन सी इनकम किस जिम्मे में आएगी, क्या उसके ऊपर जो वो फुल एंड फाइनल होगी, यानी टैक्स विदहोल्डिंग जो होती है क्या उसके ऊपर फुल एंड फाइनल है, क्या वो एडजस्टेबल है, क्या वो मिनिमम है. उसको ये बातें समझ नहीं आती. उसको सिर्फ ये समझ आता है कि मैंने इनकम कमाई है, उसके ऊपर मुझे थोड़ा बहुत टैक्स देना है. लेकिन जब वो ये देखता है कि इनकम कमाने से पहले ही मुझसे हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स ले लिया जाता है, तो एक उसके अंदर एक तरह का ना बगावत सी पैदा हो जाती है कि आपने तो मुझसे हर
सिचुएशन के ऊपर, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर मुझसे टैक्स ले लिया। अब आप कहते हैं कि मैं रिटर्न भी फाइल करूं, मैंने तो पहले बहुत टैक्स दे दिया। हालांकि हो सकता है कि उसने ज्यादा टैक्स ना दिया हो, लेकिन चूंकि इतनी जगह उसका टैक्स का दारो फैल जाता है कि वो एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि इरिटेट हो जाता है कि आपने मुझसे हट इस पे भी टैक्स ले लिया, विड्रॉल पे भी ले लिया, आपने मुझे सैलरी में मुझे मिली उस पर भी टैक्स ले लिया, हर चीज के ऊपर। अब आप कहते हैं रिटर्न भी फाइल करो, भाई ये मुझसे नहीं होगा। मतलब ये मैं आपको जनरल एक मेंटालिटी बता रही हूँ। लेकिन हम इस बात को लेकर ये नहीं कह सकते कि मुल्क में टैक्स की जरूरत नहीं है। हम इतने जो कर्जे उठा रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कि हमारा जो टैक्स जो है वो पूरा नहीं हो रहा, तभी तो हम कर्जे में जा रहे हैं, तभी हम IMF के पास और वर्ल्ड बैंक के पास हमें जाना पड़ता है। हमारे पास रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हो रहा है। हालांकि अब आप देखें कि 68 विदहोल्डिंग टैक्स प्रोविजंस हैं, और अफसोस की बात यह है कि FBR ने बहुत सी बसेस मिस की हैं। वो कौन सी बसेस मिस की हैं कि 114 सेक्शन 114 है जो कहता है कि रिटर्न कौन कौन फाइल करेगा। उसमें अलावा उनके कि जिनकी इनकम टैक्सेबल है वो तो रिटर्न फाइल करेंगे, कंपनीज भी रिटर्न लाजमन फाइल करेंगी, चाहे वो कुछ कमाएं या ना कमाएं, चाहे वो एक्टिव हो या डॉर्मेंट हो, उनके ऊपर भी लाजमी है कि वो फाइल करें। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे अफराद कि जो इनकम तो नहीं कमाते लेकिन उनके नाम कोई प्रॉपर्टी है, उनके नाम कोई गाड़ी है, उन पे भी लाजमी था कि वो टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करें। क्या ऐसा हो रहा था? नहीं। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन FBR के पास मौजूद थी कि ये मिसाल के तौर पे कि ये 100 अफराद ऐसे हैं कि जिनके नाम एक कनाल का प्लॉट है, मगर उनके पास उनको रिटर्न कभी फाइल नहीं करते। उनको नोटिस गए, क्या उनसे रिटर्न ली गई? तो ये देखें ना, अब अथॉरिटीज ने इस पे तवज्जो ही नहीं दी। विदहोल्डिंग टैक्स की इंफॉर्मेशन के ढेरों के ढेर लगे हुए, लेकिन कोई एनालिसिस नहीं हुआ, कोई तरीक़ेकार नहीं निकाला गया जिससे हम अपना टैक्स का जो नेट है उसको वसीतर कर सकें। तो ये सारी कम्युनिकेशन के बावजूद भी अगर आपको टैक्स पूरी तरह नहीं मिल रहा तो कुछ तो फंडामेंटली हो रहा है ना। इस वजह से फिर मैं और इकराम तो मेरा ख्याल है हम वी वर द बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स। इस हद तक कि हम कहते थे नहीं ये तो किसी भी मुल्क में तो बैलेंस अगर आपने खराब करना है तो आप किसी और फॉर्म ऑफ टैक्स ले आए, प्रोग्रेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर जब ये कानून पेचीदा से पेचीदा तर होता चला गया तो भाई हम वो कहते हैं ना, हमने कहा नहीं भाई यहाँ भी अब इस मुल्क में भी फ्लैट रेट आना चाहिए ताकि लोगों को एक तसल्ली हो। और वो जो अगर मैं 100 रुपए कमा रही हूँ और मैं उसमें 10 रुपए मिसाल के तौर पे दे रही हूँ तो उसके बाद फिर मुझे ये नहीं फिक्र होनी चाहिए कि कोई मेरे पीछे आएगा, कोई अथॉरिटी वाले मुझे नोटिस देंगे, भाई मैं 10 रुपए दे के बरी जिम्मा हो गई हूँ एंड दैट्स इट, डोंट आस्क मी फॉर एनीथिंग एल्स, आई एम हैप्पी टू गिव दैट, बट आई विल नॉट वांट टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय एनी टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि उसको तो मैं इससे ज्यादा खिला दूंगी और फिर भी मुझ पे नोटिस आते रहेंगे। और जो रेट ऑफ करप्शन इन द डिपार्टमेंट हो गई है, माफ करना, बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि हर आदमी जो है वो टोटली जिसको कहते हैं ना कि घबराया हुआ है और परेशान है। तो इन सब से निजात के लिए Before actually diving into this topic, मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से हमें ये टैक्स स्पेस ब्रॉडन करने की जरूरत है कि नहीं, और आपके क्या व्यूज हैं इस हवाले से? कनेक्शन में कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, शायद आप ब्रॉडनिंग के बारे में पूछ रही हैं कि ब्रॉडनिंग की जरूरत है या नहीं। जी जी जी, अगर टैक्स स्पेस को ब्रॉडन करने की जरूरत है। ब्रॉडनिंग की जरूरत बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं। इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी टैक्सेबल, जो भी हम गवर्नमेंट ने लिमिट रखी हुई है उससे ज्यादा जिसकी भी इनकम है उसको रिटर्न देना चाहिए और उस पर टैक्स देना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीपली इसको एनालाइज करेंगे तो हमारा अगर प्रॉब्लम रेवेन्यू का, हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, तो रेवेन्यू का प्रॉब्लम हमारा ब्रॉडनिंग से हल नहीं होगा, रेवेन्यू का प्रॉब्लम हमारा डीपनिंग से हल होगा। सूरत हाल ये है कि मैसिव अंडर रिपोर्टिंग है। जो लोग भी इनकम अर्न कर रहे हैं और रिटर्न दे रहे हैं उनका एक्चुअल से कोई रब्त नहीं है। अगर उसमें 10 गुना 100 गुना का भी फर्क होता है कि जी एक्चुअल क्या है और उस पर क्या टैक्स आना चाहिए और जो दिया जा रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि देखें ना ब्रॉडनिंग में, और अगर आप थोड़ा सा अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा तो आपको ये अंदाजा होगा कि जो लोग भी टैक्सेबल इनकम
हायर ब्रैकेट्स में ले रहे हैं वो रिटर्न जरूर फाइल करते हैं। अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उस रिटर्न इनकम का एक्चुअल के साथ कोई रब्त नहीं होता, लेकिन वो रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। हम जब ब्रॉडनिंग की बात करते हैं तो हम उन लोगों को टैक्स नेट में लाने की और उनसे रिटर्न फाइल करवाने की बात करते हैं जो कि अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। और जो मेरा तजुर्बा है कि वो ज्यादातर वही लोग हैं कि जो लोअर जो इनकम अर्नर वाले स्ट्रेटा में आते हैं ना, आप इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ब्रॉडनिंग करें, लेकिन आपका जो रेवेन्यू का प्रॉब्लम है वो ब्रॉडनिंग से हल नहीं होगा। वो तब हल होगा कि लोग करेक्ट डिस्क्लोजर करेंगे अपनी इनकम्स का और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, और उस पे जो भी ड्यू टैक्स बनता है वो दिया हम रिकमेंडेशन जी डॉक्टर जी 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 हम recommendations के हवाले से इन डिटेल थोड़ा सा आगे चल के इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन मैं अभी डिवर्ट करना चाह रही हूँ मिस हुज़ैमा बुखारी की तरफ। मिस काइंडली आप मुझे ये बताएं कि बीच में आपने मेंशन कि फ्लैट टैक्सेशन को भी लाने की जरूरत है, और इवन दो टैक्स सिस्टम का सिर्फ ये फंक्शन नहीं होता कि वो जो है सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करे, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी ये काम होता है कि वो अपनी प्री रिक्विजिट टास्क को भी साथ साथ कंप्लीट करे। टैक्स जिस भी तरीकाकार से होगा, लेकिन कुछ कहा जाता है कि कुछ टैक्सेस आर सम टैक्सेस आर बैड बट सम टैक्सेस आर इवन वर्स देन द अदर्स। तो फ्लैट टैक्सेशन रिजीम के अंदर हम उसको किस तरह से आगे लेके चल सकेंगे, और देखिए फर्दर हम इकोनॉमी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का ताल्लुक है, हमारा काफी ब्रॉड है, यानी इस वक्त जो पोजीशन जा रही है ना कि हमारी टैक्स बेस बेतहा ब्रॉड है। रीजन बीइंग लाइक वी ऑलवेज राइट इन आवर आर्टिकल्स कि आपके over 100 million now are those people जो मोबाइल यूज कर रहे हैं और they are all paying income tax, they are all subjected to income tax, और उनसे सबसे विथहोल्डिंग हो रही है इनकम टैक्स की। उनमें से बेतहाशा ऐसे लोग होंगे कि जिनकी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी, 4 लाख से कम 6 लाख से कम कमा रहे होंगे, लेकिन वो भी इनकम टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, अब जब ऐसी सूरत हाल होती है ना, जब आप इतनी ब्रॉड बेस के ऊपर आपने इनकम टैक्स लोगों से वसूल करना शुरू कर दिया, तो होता ये है कि जिसने यानी जिसको टैक्स नहीं लगना उससे भी इनकम टैक्स ले लिया। अब वो कैसे आपसे वो वापस वसूल करेगा? उसका तरीकाकार आपने रखा है कि वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसको रिफंड मिलेगा, और कैसे फाइल करेगा? ऑनलाइन फाइल करेगा तो मिलेगा। अब आप मुझे बताएं ग्राउंड रियलिटीज से हमने पर्दापोशी की हुई है। हमारी ग्राउंड रियलिटीज ये है कि हमारा एक जो रेड़ी वाला है जिसके पास ना मोबाइल तो होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उसके पास नेट कनेक्शन हो या उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो उसके जरिए अपनी रिटर्न फाइल कर सके। रिटर्न फाइल करना तो मैं लम्स में पढ़ाती हूँ, मेरे जो बच्चे हैं वहाँ के वो परेशान हो जाते हैं कि ये किस किस्म का कानून है, हमें तो समझ ही नहीं आता। तो ये जो आम बंदा है वो कैसे समझेगा? तो एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। मालदीव्स हमारा जाना हुआ, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम गए, और इत्तेफाक से देखिए कि मालदीव्स में वो पाकिस्तानी हमारे ही पड़ोस का रहने वाला वो उसका रेस्टोरेंट था, और उसको हमने पूछा कि भाई कैसा जा रहा है बिजनेस, तुम पाकिस्तान छोड़ के यहाँ काम कर रहे हो तो तुम्हारा किस तरह? कहते हैं बड़ा अच्छा जा रहा है और मैं अच्छे खासे पैसे घर भेज रहा हूँ। तो हमने कहा कि तो यहाँ पे टैक्सेस का क्या करते हो? क्योंकि हमें तो वही ज्यादा कंसर्न था कि टैक्स का। कहते जी मैं तो जो भी कमाता हूँ उसका 15% मैं मालदीव्स की गवर्नमेंट को दे देता हूँ, उसके बाद मुझे भी कोई तंग करता और ना ही मुझे कोई बताता है, ना ही मेरे कोई परेशानी है, ना ही उसके बाद कोई पूछता है कि तुमने कितनी इनकम दिखाई है कितनी नहीं दिखाई। मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ यहाँ पे। तो और ये फ्लैट रेट तो ये पाकिस्तान के लिए अनोखा तजर्बा नहीं होगा, अराउंड 32 to 34 कंट्रीज में ऑलरेडी ये राइज है। तो हम तो ये एक हमारी जो प्रपोजल है वो ये है कि आपके मुल्क में जो एजुकेशन है वो ना होने के बराबर है, लोग लिटरेट नहीं है उस हद तक, और चाहे लिटरेट हो भी तो उनमें कानून की वो बात नहीं है, कानून की पासदारी करने वाली बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आपका क्या है, मतलब रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं, और जो आपकी अथॉरिटीज हैं वो किसी को भी ले लेती हैं और उनका ऑडिट करना शुरू कर देती हैं। यानी जो
पोटेंशियल हैं, जिनके पास हो सकता है, जो रिटर्न फाइलर हैं, आप उन्हीं का ही ऑडिट करते चले जाते हैं। तो जो बेतहाशा और लोग हैं जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं, कर सकते हैं और नहीं करते, उनको कोई ना पकड़ है ना दकड़ है। पोलिटिसाइजेशन इतनी ज्यादा है कि आप अगर एज एन ऑफिसर मैं किसी को हाथ डालती हूँ तो साथ ही पॉलिटिकल प्रेशर आने शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी इनको तो छोड़ दे, इनको तो हाथ ना लगाएं, या फिर ये होगा कि मुझे खुदा लाइन लगा दिया जाएगा। तो जहां ऑफिसर्स को ये खौफ हो, वो कैसे खुल के काम कर सकते हैं? क्यों इकबाल साहब, यू विल एग्री विद मी दैट जब आपका कोई ऑफिसर, अब देखिए ना, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, इस वक्त मिलियंस की इंफॉर्मेशन इनके पास मौजूद है कि दे आर लायबल टू फाइलिंग रिटर्न, लेकिन उनको नोटिस नहीं जा रहे, उनको उनसे क्यों नहीं लेकर निकल पा रहे? बिकॉज टैक्स विदाउट फियर विदाउट फेवर होना चाहिए, और वो जब ये चीज नहीं होती तो फिर ऐसे ही हालात बन जाते हैं जो आज इस वक्त हमारे मुल्क में है। अच्छा, फेयर टैक्सेशन सिस्टम का एक ये भी है कि वो लेबर सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा। इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं मैम? देखिए, अगर आप फेयर टैक्सेशन करते हैं तो आप एक्चुअली बिजनेस को ग्रोथ दे रही हैं। ग्रोथ के बगैर टैक्स नहीं हो सकता। आप कोई कमाएगा तो आगे टैक्स देगा ना। जब आप कमाई के जराए को ही आप उसकी वो क्या कहते हैं, उनको स्टक कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, तो फिर वो ग्रोथ किस तरह होगी? आपके जितने भी इस वक्त टैक्स लॉज इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन में है वो एंटी बिजनेस, एंटी ग्रोथ है। वो डिनाई करते हैं लोगों को कि मिसाल के तौर पे आप अगर ये जैसे एक्सपोर्टर्स हैं उनके आप रिफंड्स रोक दें, नहीं उनका आप रिफंड रोकेंगे, उनके पास लिक्विडिटी नहीं होगी, वो कैसे मजीद एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे मजीद अपनी जो है इंडस्ट्रीज को फरोग देंगे? इस तरह की जो हैंडीकैप्स हैं ये किसी भी बिजनेस को फ्लरिश होने नहीं देते। तो आप हमारा जो कहने का मकसद है वो ये कि आप बिजनेस को ग्रो करने दें, टैक्स उसका बाय प्रोडक्ट है, वो खुद ब खुद आएगा। लेकिन जहां बिजनेस को डिस्करेज करेंगे विद ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजर्स जो एंटी ग्रोथ है, तो जाहिर है कि वहां तो टैक्स नहीं आ सकता ना। चाहे वो लेबर के अंदर, लेबर का क्या है, लेबर तो आपकी इंडस्ट्री होगी तो लेबर आएगा ना। इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखे बैठ रही है, आपकी कॉटन इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री तो बैठ रही है। तो इसी हवाले से मेरा एक और सवाल है फ्लैट टैक्सेशन से कनेक्टेड ही, आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं और किस तरीके से आपको लगता है कि फ्लैट टैक्सेशन रिजीम को हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में फिट कर सकते हैं, उसे कैसे हम इम्बेड करवा सकते हैं? डू यू थिंक चंद सालों में फ्लैट टैक्सेशन रिजीम की तरफ पाकिस्तान मूव करेगा? नहीं, चंद सालों में तो जाएगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इमीडिएटली जाने की जरूरत है कि अब कुछ सालों के लिए फ्लैट टैक्स इंट्रोड्यूस करें, और वंस एवरीबॉडी इज इन द नेट तो फिर आप ग्रेजुअली यू कैन मूव टू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। बट फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान की रेवेन्यू के इश्यूज को हल करने के लिए, पाकिस्तान की जितनी भी ये प्रॉब्लम्स इस वक्त उनको हल करने के लिए इस वक्त फ्लैट टैक्स की जरूरत है। लेटर ऑन जब लोग इतने उनमें ये कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी और वो इसके रिटर्न्स देखेंगे। देखिए ना, इस वक्त क्विड प्रो क्वो नहीं है, जो टैक्स दे रहा है उसको इन रिटर्न वो सारी सहूलियात नहीं मिल रही, लेकिन जब रेवेन्यू की बहुतात की वजह से लोगों को उसके फायदे मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग कहेंगे हाँ भाई वाकई हमें तो टैक्स देना चाहिए, क्योंकि इसकी तो हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमें तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, हमें बिजली की अनइंटरप्टेड सप्लाई मिल रही है, हमें हमारा हेल्थ इज टेकन केयर ऑफ, हमारे बच्चों की एजुकेशन इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। सही है। जी डॉक्टर इकबाल, आपके ख्याल से टैक्स फ्लैट टैक्स रिजीम इज इट गुड फॉर आवर इकोनॉमी? इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी में? आपके जी, क्या ख्यालात हैं? मैं अपना व्यू फ्लैट टैक्सेशन पे बिल्कुल देता हूँ, लेकिन पहले मैं डॉक्टर इकराम और मैडम हुसैमा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि इन्होंने कम से कम जो टैक्सेशन इश्यूज हैं वो पब्लिक डोमेन में तो आए। देखिए, दुनिया में लेजिस्लेशन जब टैक्स की होती है और कई साल लगते हैं, एक प्रपोजल बनता है उस पर कई साल डेलिब्रेशन होती है। हमारी तरह रातों रात जैसे हम लोग बनाते रहे हैं, रातों रात कानून बना के नाफिज नहीं कर दिया जाता। तो इसलिए एक हेल्दी बात है कि डिबेट होनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे जाती व्यू में फ्लैट टैक्सेशन जो है सिस्टम वो कोई सूटेबल नहीं है हमारे लिए।
اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ڈبیٹ آلریڈی دنیا میں چلتی رہی ہے. اس وقت بھی یو ایس اے میں ایک لابی ہے جو کہہ رہی ہے کہ جی آپ امریکہ میں بھی فلیٹ ٹیکسیشن نافذ کریں. اس میں اب کرٹیسزم اس پہ 2-3 قسم کے ہیں. ایک تو فیئرنیس کا criticism. جی جیسے میڈم نے کہا یہ اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سے ایک فیئر ٹیکسیشن سسٹم کی بات. فیئرنیس اس سے کیسے امپیکٹ ہوگی میں آپ کو کرتا ہوں. اس وقت ہمارا جو لوئسٹ جو سلیب ہے وہ ہے 5%. اب جو جی ان کی میں نے جو پڑھائے ہیں ان کے آرٹیکل وغیرہ یہ 10% فلیٹ ٹیکس کی بات کریں. اب جو لوئسٹ سلیب میں جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں جو کہ کوانٹٹی کی تعداد کے حساب سے شاید سب سے زیادہ ہو, ان کا جب اگر آپ 10% کر دیں گے تو ان کا برڈن ایک دم ڈبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس لیے ان کی ڈسپوزیبل انکم اور کم ہو جائے گی, اور وہ الٹیمیٹلی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے وہ لوگ کنزیومرز بھی ہیں. انڈسٹری گرو تب کرتی ہے کہ جب کنزمپشن کا کلچر تھوڑا سا زیادہ ہوگا. جب ڈیمانڈ ہوگی تو انڈسٹری گرو کرے گی نا. تو جب آپ ان کی ڈیمانڈ کم کر رہے ہیں, ان کی ڈسپوزیبل انکم کم کر کے ان کی ڈیمانڈ جو ہے ایز اے پارٹ آف دی ایگریگیٹ جو نیشنل ڈیمانڈ ہے اس میں ان کا شیئر کم کر رہے ہیں, تو گروتھ کیسے ہوگی. دوسری طرف اب ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے جائیں جو کہ ٹاپ انکم ارنرز ہیں. وہ لیٹ سے اس وقت اراؤنڈ 30% ہے. جب ان کو آپ 30% سے 10 پہ لے جائیں گے تو ریونیو کا کیا حال ہوگا. اگر آپ غور دیکھیں گے پچھلے چند دنوں میں نے دیکھا تھا پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جو جی 3,000 لوگ ہیں وہ 70% ہے. اب آپ یہی غور کریے کہ وہ جو 3,000 لوگ ہوں گے وہ ہائیسٹ سلیب میں ہوں گے نا. اگر جی ان کو آپ 1/3 پہ لے جاتی ہیں تو ریونیو کا پہ کیا امپیکٹ ہوگا. اس سے دونوں طرح کے پرابلمز کریٹ ہوں گے. ایک فیئرنیس کا پرابلم ہوگا کہ آپ نیچے انکم جو ارن کر رہے ہیں جن کو تھوڑا ٹیکس دینا چاہیے ان کا برڈن بڑھا دیں گے, لیکن ان کا برڈن بڑھانے سے جو ریلیف آپ ٹاپ انکم ارنرز کو دے رہے ہیں ہوں گے وہ کمپنسیٹ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جو ویلتھ اور انکم کا ڈسپروپورشنیٹ حصہ ان کے پاس ہے. ان کو بھی جی آپ اگر اسی لیول پہ لے آئیں گے جو ایک 50,000 روپیہ مہینے کا کمانے والا ہے وہ بھی اتنا ہی ریٹ پہ ٹیکس دے رہے ہوں گے, تو اس سے فیئرنیس ڈیمیج ہوگی اور ریونیو کا بھی نقصان ہوگا. اگلی بات ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. جب ہم ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی کہ ان کا جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کچھ کا 40% سے بھی زیادہ ہے اور کچھ کا 38% اس طرح سے. ان میں آپ دیکھیں ان میں ٹاپ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 50% تک جاتے ہیں, 49% ہے کہیں. اسی طرح اگر ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں انڈیا میں 2.5 لاکھ تک انکم ایگزمپٹ ہے, 2.5 سے 5 لاکھ تک 5%, اور 5 لاکھ اور 10 لاکھ کے درمیان 30% ہو جاتی ہے اور 10 لاکھ کے اوپر 30%. تو جی اگر تو ہم اور انڈیا کی ہم یہ اس پہ میرا خیال ہے کنسنسس ہے کہ انڈیا کی ٹیکسیشن کی پرفارمنس اور خاص طور پہ انکم ٹیکس کی پرفارمنس پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. تو اس لیے اگر ہم میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ بہت اچھی ہیلدی بات ہے کہ کوئی ڈیبیٹ تو ہو رہا ہی ایشوز پہ, کوئی پالیسی طے کرنے سے پہلے جن لوگوں کو بھی, کیونکہ میرے ذاتی خیال کے مطابق پاکستان کے جہاں بہت سارے فیلئر ہیں, گورننس کا فیلئر ہے, ڈیموکریسی کا فیلئر ہے, وہاں انٹلیکچوئل فیلئر سب سے ذرا پرابلم ہے. کہ جی جو تھاٹ لیڈرز ہونے چاہیے وہ اس طرح سے پبلک اوپینین کو اسٹرکچر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے لیکن میرے ذاتی خیال میں اس سے ہمیں 2 نقصان ہوں گے. ایک ہمارا ریونیو گر جائے گا, بڑھے گا نہیں, یہ میں آپ کو جی گارنٹی دے سکتا ہوں. اس وجہ سے کہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ہمارے یا ٹیکسیشن سسٹم میں نہیں آتے اس کی واحد اس کی ایکسکلوسیو وجہ کمپلیکسٹی نہیں ہے, اس کی بہت سارے ڈیپ روٹڈ قسم کے مسائل ہیں. مثلا جیسے میڈم نے بھی کوئڈ پرو کو کہا تھا, اصل ایشو یہ ہے کہ اسٹیٹ دیتی کیا ہے, سیکورٹی آپ کو نہیں دیتی, ہیلتھ کیئر آپ کو نہیں دیتی, ایجوکیشن آپ کو نہیں دیتی, تو آپ کیوں ٹیکس دیں, عام سٹیزن کیوں ٹیکس دے. میرا ذاتی خیال یہ ہے اور یہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے کہ کچھ ٹیکسز میں جہاں ریٹ بڑے لو تھے, ایک ویل ٹیکس تھا 1% کی بھی کچھ ٹیکسز تھے لوگ وہ بھی نہیں دینا. اس لیے جب تک آپ ایک فیئر سوشل اکنامک سسٹم نہیں پاکستان میں اسٹیبلش کریں گے, جب آپ کو نظر آئے گا کہ ایلیٹ کو ٹھیک ہے کچھ بینیفٹس ملنے چاہیے لیکن ایک عام آدمی کو بھی تو زندہ رہنے کا حق ملنا
चाहिए, उसे भी अपने बच्चों की सिक्योरिटी और एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। जब तक हम ये चीजें नहीं इंश्योर करेंगे, तब तक टैक्स का आप कोई भी सिस्टम ले आए, जितना भी लो से लो रेट ले आएंगे, फिर भी एक टेंडेंसी टू अवॉइड और अवेड वो टैक्स रहेगी। लेकिन साथ ही जब आपने रेट लोअर कर दिया, फ्लैट कर दिया, तो वो जो बड़े लोगों से जो आपको टैक्स आ रहा था वो भी लूज करते हैं। और जी इसलिए इसमें मेरा ख्याल है कि फर्दर डेलिब्रेशन की जरूरत है, कुछ एम्पिरिकल स्टडीज करने की भी जरूरत है, कुछ आप जैसे जो नौजवान लोग हैं उनको मॉडलिंग करने की जरूरत है कि आप देखिए कि टॉप परसेंटाइल में कितने लोग क्या टैक्स दे रहे हैं और निचले लेवल पे क्या दे रहे हैं, और अगर हम इनको इस तरह से क्रॉस वो फ्लैट कर देंगे तो उसका क्या रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब तक गवर्नेंस के अदर इश्यूज नहीं एड्रेस होंगे, तब तक कोई भी हमारा नया टैक्स सिस्टम लोगों को मोटिवेट नहीं करेगा टैक्सेशन के सिस्टम में आने के। तो इन सारी चीज़ों को, लेकिन कहीं हम शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान ना कर बैठे। हम शॉर्ट टर्म रेवेन्यू का, जहाँ हमें रेवेन्यू इम्पेरेटिव है कि हमें ज़्यादा कलेक्शन चाहिए, जैसे मैडम ने कहा अपने डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो हम एक और क्राइसिस में ना चले जाएं कि हमारा टैक्स भी कम हो जाए। और दूसरा, जैसे मैंने कहा था, फेयरनेस जितनी भी है, टूटी फूटी फेयरनेस है टैक्सेशन सिस्टम में, वो फर्दर कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो दैट इज माय जी मिस अजैना, प्रपोजल हमारी प्रपोजल में ये नहीं है कि आप कोई लाख कमा रहा है तो उससे भी 10,000 ले लें, और अगर कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो उससे भी 10 लाख ले लें। हमारी प्रपोजल में एक तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लेवल है वो हमने काफी हाई रखा है कि 1 मिलियन तक तो किसी पर टैक्स लगा ही ना, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जो अपर एक्लर्न है उनके लिए भी ये नहीं है कि वो जितना भी कमा रहे हैं उसके ऊपर 10% देके, उनके लिए भी 2 चीजें हैं। 1, 10% ऑन देयर इनकम और 2.5% ऑफ देयर वेल्थ। यानी अगर आप हमारा पेपर पढ़े तो उसमें हमने सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ आप जो भी आपका टर्नओवर है या जो भी आपकी इनकम है उसके ऊपर आपको 10% फ्लैट रेट लग जाएगा। इट इज देयर इज अ वहाँ पे आप कंपैरिजंस करते हैं। और इस वक्त भी आपका जो इस वक्त जो टैक्स लॉ है उसमें बेतहाशा फ्लैट टैक्सेस हैं, बेतहाशा फ्लैट टैक्सेस हैं। आप अगर जो आपका बैंक अकाउंट पे जो सेविंग्स जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर 15% से लेके 17.5% तक फ्लैट टैक्स है। यानी जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर कोई, यू कैन नॉट इवन ऐड दैट इन योर टोटल इनकम, उसके ऊपर फ्लैट टैक्स है। फिर आप टर्नओवर को देख लें, अगर जहाँ पे जिन कंपनीज या जिन ट्रेड्स के अंदर लॉसेस हैं तो उनके ऊपर फ्लैट टैक्स है टर्नओवर के ऊपर, उसकी एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। यानी इस वक्त ये नहीं कि आपके यहाँ फ्लैट टैक्स नहीं है, चल रहा है, वो भी साथ साथ चल रहा है, प्रोग्रेसिव भी चल रहा है, फुल एंड फाइनल भी चल रहा है। एक यानी कि एक अजीब मखमसा सा बना हुआ है। और आपको जहां ये खतरा है कि ये आपका रेवेन्यू गिर जाएगा, नो, योर रेवेन्यू इज गोइंग टू एक्सपैंड ट्रेमेंडसली अगर इसको इंटेलिजेंटली और लॉजिकली इस प्रपोजल को अमल में लाया जाए। ये एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो है, जो आपके पास इस वक्त एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ टैक्स जो रिटर्न फाइलर्स हैं, अगर आप उनके ऊपर उनको बेस बनाकर इस चीज को देखेंगे तो वाकई फिर तो रेवेन्यू लॉस ही होगा। और अगर आप इसको थोड़े वाइडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं और जो हमने अपनी स्टडी की है, रिसर्च किया है, उसके अंदर हमारे हिसाब से पूरे पाकिस्तान में एटलीस्ट 10 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो सब्सटैंशियल इनकम कमा रहे हैं, जिनसे अच्छा खासा आपको रेवेन्यू हासिल हो सकता है। लेकिन हमारी अपनी नाअहली है कि हम उनको नहीं पकड़ सके, नहीं उनको ले सके। मगर देयर आर मेनी वेज व्हिच वी हैव पॉइंटेड आउट इन आवर पेपर टू कैच होल्ड ऑफ देम एंड टू टेक आउट टैक्स फ्रॉम देम। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर हम अपने पेपर के ऊपर तवज्जो दें और जरा और तरीके से पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि हमने ये सारी चीजों को मद्देनजर रखा है कि फेयरनेस मुतासर ना हो, जो आम गरीब जो आवाम है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन ना आए। हम तो तब से ही कह रहे हैं, मेरे ख्याल है पिछले 20-25 साल से हम कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते लोअर के ऊपर टैक्स का बर्डन हटा दें। उनसे ये जो आप छोटी छोटी चीजें 19% इनकम टैक्स और मोबाइल लेना बंद करें, विद होल्डिंग बंद करें, आप वो टैक्स लें जो वाकई बनता है। लेकिन किसी ने नहीं सुनी आज तक। तो अगर अब उस चीज को कवर करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए अगर हमने एक प्रपोजल दी है तो वो ये सब जो ऑलरेडी हम ये कह चुके हैं उसको कवर अप करने के लिए, उसको
कि भाई अब आप लोगों से तो कोई चीज नहीं संभल रही ना, उन 10 मिलियन से तो आपसे टैक्स नहीं निकल रहा, तो चलो यार कोई नया तरीका निकालो जिसके बुनियाद पर आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। और हमारी पूरी रिसर्च में रिटेल टैक्स के ऊपर भी अगर आप चले जाएं तो वी हैव नॉट जस्ट सेड इट यू नो एज थ्योरेटिकल नरेशन, उसके ऊपर बाकायदा पूरी रिसर्च करके पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमने ये बात की है। होपफुली तेरे दिल में ऊपर जाए मेरी बात, अगर यानी कि वो जी आप मुझे भी मौका दीजिएगा, ये बड़ा अप्रिशिएबल है कि आप इतना जो है पैशनेटली फील करती हैं अपनी रिसर्च के बारे में और अपने प्रोपोजल के बारे में और उसे डिफेंड करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी ये भी होता है कि कोई ऑल्टरनेट व्यू हो, उसको भी थोड़ा सा गौर करके। आप ये कह रही हैं कि हम ये चाहते हैं कि गरीब आदमी पे टैक्स का बर्डन कम हो, लेकिन आपका प्रोपोजल गरीब आदमी पे टैक्स का बर्डन कम नहीं कर रहा, अमीर आदमी पे कम कर रहा। जो 35% दे रहा है, बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात बड़ी तसल्ली से सुनी। क्या जो 30% या 35% इस वक्त हाईएस्ट ब्रैकेट पे टैक्स दे रहे हैं, उनका 10% नहीं होगा इस प्रोपोजल? हाँ या ना में मुझे खाली जवाब दे दीजिए। आपको मैंने कहा कि या 10% और 2.5% ऑफ द वेल्थ व्हिचएवर इज ग्रेटर। 2.5% ऑफ द वेल्थ को जब आप करेंगी, वेल्थ टैक्स हमारे यहाँ पहले भी राइट था, उसे खत्म करना और दोबारा इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हम कर पाए? इसलिए कि कैपिटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे फेडरेशन टैक्स नहीं ले सकते। हमारे यहाँ वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेल्थ टैक्स पहले भी आता था, आपने भी वेल्थ टैक्स में काम किया हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट जो आता था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आता था। अब जब फेडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 18th अमेंडमेंट के बाद किसी किस्म का टैक्स नहीं ले सकती, तो फिर उस वेल्थ टैक्स के प्रपोजल का क्या बनेगा? आपका अभी भी तो टैक्स लगा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो इनकम टैक्स लगा हुआ है। वो जब हुई थी 18th अमेंडमेंट, तो जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसमें अमेंडमेंट होगी। उस अमेंडमेंट के बाद आप प्रॉपर्टी की वैल्यू पे, प्रॉपर्टी से अगर इनकम जनरेट हो रही है, अगर जो डॉक्टर साहब का उसमें भी ओपिनियन डिफरेंट है, अगर कैपिटल गेन हो रहा है उस पर टैक्स ले सकती है फेडरेशन, क्योंकि वो इनकम की फॉर्म है, लेकिन वेल्थ टैक्स नहीं ले सकती। सीवीटी, अगर आपको याद होगा, सीवीटी पूरे पाकिस्तान में कलेक्ट करता था। पोस्ट 18th अमेंडमेंट हमने वो सीवीटी को सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब प्रोविंसेस में वो जो है सीवीटी कैपिटल वैल्यू टैक्स वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ले रही हैं। तो इसलिए जो हमारा वेल्थ टैक्स का प्रपोजल हो या वो जो किसी फॉर्म के हम इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहें, इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ जाते हैं कि जब आप जमीन पे, घरों पे, बिल्डिंग्स पे टैक्स नहीं ले सकेंगे वेल्थ टैक्स, तो फिर वो जो है वो बाकी क्या बचेगा? बाकी तो शेयर्स बच जाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी बच जाएगी जिससे आप वेल्थ टैक्स ले सकेंगे, और वो इतना इफेक्टिव नहीं हो सकेगा। इस इशू को भी काइंडली आप स्टडी कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। इसकी वजह से वेल्थ टैक्स का प्रपोजल या किसी फॉर्म का ऐसा एसेट्स वाला टैक्स का प्रपोजल वो अब प्रैक्टिकेबल नहीं है, अनलेस के सूबे और फेडरल गवर्नमेंट मिल के कोई अगर चाहें सूबे लीड कर दें अपनी अथॉरिटी के, जी ये टैक्स जो है जो हम लगा देते हैं, लेकिन कलेक्ट इसको फेडरल जो भी टैक्स शर्मा, आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से जो डॉक्टर? इसमें ये डॉक्टर इकबाल की बात बिल्कुल सही है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोविंशियल एंड फेडरल लेजिस्लेशन, लेकिन इसमें एक बात और है कि जो सूबे हैं, सूबे भी कैपिटल वैल्यू पे उस हद तक टैक्स नहीं लगा रहे जो कैपिटल गेन का, कि वो टैक्स नहीं लगा रहे। क्यों? कि पहले ये था कि गेन टैक्स था पाकिस्तान में, जिसमें जो भी फरोख्त होती थी ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी गेन के ऊपर प्रोविंसेस जो थे वो गेन टैक्स लेते थे, लेकिन वो खत्म कर दिया 1989 में, 79-80 में ये खत्म हो गया था। अच्छा, फिर इनकम टैक्स में इसको रिस्टोर किया किस अंदाज से कि हमारा जो कैपिटल गेन का जो सेक्शन है 37(1)(a) इंट्रोड्यूस किया गया कि जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी फरोख्त करेंगे तो उसके गेन पर इनकम टैक्स लिया जाएगा। खैर वो हमारी शुरू में तो ठीक था, लेकिन ये 18th अमेंडमेंट के बाद हम उसको भी चैलेंज करते हैं कि भाई ये मुनासिब नहीं है, आप इसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं ले सकते, इवन इनकम टैक्स भी नहीं ले सकते। खैर एक सेपरेट बहस है। और फेडरेशन और प्रोविंसेस को मिल बैठ के कोई फैसला करना चाहिए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये जो प्रपोजल दे रहे हैं, जाहिर है कि देखिए
हम तो ये चाहते हैं ये फीडबैक हमें मिले ताकि इसको बेहतर से बेहतर इसकी जो नोट पलक है वो दुरुस्त की जा सके और जो भी इसके अंदर लकूनास है वो खत्म किए जा सके और एक अच्छा म्यार बने, अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जिसमें प्रोविंसेस को भी फायदा हो और फेडरल को भी। भाई जब फेडरल गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करेगी, इनकम टैक्स इकट्ठा करेगी, तो इसमें तो प्रोविंसेस को भी शेयर उसी हिसाब से ज्यादा मिलेगा ना। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है कि वो प्रोविंसेस और फेडरेशन को मिल बैठकर ये काम करने की जरूरत है। जरूरी है कि वो सीसीआई की मीटिंग्स कॉल करें और उसके अंदर जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको कहते हैं और उसके अंदर कोई डिसीजंस भी आए, कोई तय करें, बातचीत आपस में करें। लेकिन जब आप आपस में ही कोई वो रब्त नहीं है और कम्युनिकेशन आप लोगों की फॉल्टी है तो फिर किस तरह कोई सिस्टम जो है वो बुनियाद आ सकता है। जी डॉक्टर इकबाल, मैं आपसे अब आपका एक फाइनल टेक अवे पॉइंट लेना चाहूंगी कि आपके हिसाब से इकोनॉमी को और फ्लैट टैक्सेशन एक टैक्स रिजीम को किस तरफ चलना चाहिए? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी रिजीम को किस तरीके से बेटर बनाया जा सकता है? देखिए इस सारी डिस्कशन में मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि जी हमारा सिस्टम जो है, हमारी इकोनॉमी और टैक्सेशन सिस्टम बड़ा आइडियल है, बिल्कुल नहीं है, इंतहाई डिफेक्ट है। जितना शायद मैडम ने आपको बताया उससे ज्यादा मसाइल। ठीक है जी, बिजनेस को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जितना टैक्सेशन सिस्टम ने हर्ट किया शायद किसी और चीज ने। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है उस पर डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो है ना, हम जिसे मैंने रेवेन्यू इम्पेरेटिव कहा था, एफपीआर उसके साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हुआ। इस वक्त शायद बेसिकली ये समझने की हमें जरूरत है कि टैक्सेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक डिविडेंड है, एक फ्रूट है। आप इकोनॉमी को चलने दें, टैक्स खुद बहुत आएगा, टैक्स खुद बहुत आता है और जब इकोनॉमी की ग्रोथ होती है तो टैक्स में भी इजाफा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले कुछ अरसे में जो मेजर्स लिए हैं ना, वो टैक्सेशन को या टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को सेक्रीफाइस उस ये जो बायस था, इसको करेक्ट करने की इंतहाई सख्त जरूरत है। आप बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों को काम करने दें, लोगों को पैसे कमाने दें। जब लोग पैसे कमाएंगे तो टैक्स भी आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को इतनी स्टेट जैकेट में कसने की कोशिश करें कि जी वो उनकी हर चीज पे जो है हमने अपनी जो है ना वो औकाबी निगाह रखनी है और उस पे उनसे टैक्स देना है। उनको काम करने दें, थोड़ा सा लिबरलाइज करें इकोनॉमी को और उसके बाद टैक्स भी आएगा। ठीक है ना जी। इस वक्त सबसे जरा बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारा, जो कि कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो रही, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। सबसे पहले तो आप ये रिस्टोर करें कि इकोनॉमी ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डिमांड क्रिएट हो और उसके नतीजे में इकोनॉमी भी जो फ्लरिश करेगी। उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रायोरिटीज को सेट करने की जरूरत है, प्रायोरिटीज को दोबारा से रीऑर्डर करने की जरूरत है कि टैक्स मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव टैक्स देना नहीं है, इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव कुछ और भी है इसके अलावा। जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होनी चाहिए, ताकि इसके बाद टैक्स पे भी गौर करें। हम शायद ज्यादा ऑब्सेस हो गए हैं टैक्सेशन के साथ। जी ज़ैमा, आपके क्या टेक अवे पॉइंट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आई एम ग्लैड वी आर ऑन द सेम लेवल एज फार एज दिस इज कंसर्न, क्योंकि हमारा भी यही कंटेंशन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने दें, लोगों को सुकून से कमाई करने दें और जाहिर है टैक्स, जैसे मैंने कहा, इट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि भाई ये इसको फ्लरिश होना चाहिए और गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट पीपल। देखिए कोविड के बाद अब तो गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन की बेइंतहा जरूरत है और जितना भी टैक्स रिलीफ मिलेगा उससे लोग और ज्यादा जो है वो कमाई की तरफ जाएंगे ना। आपने इंडस्ट्रीज को बिल्कुल वो कर दिया है जिसको कहते हैं कि स्टैग्नेंट कर दिया है और लोगों को, बिकॉज पीपल आर सो लाइक ही सेड दे आर ऑब्सेस्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि भाई रेवेन्यू खींचते जाए, लेकिन जो देने वाला है उसके पास जेब में कुछ होगा तो देगा ना आगे। तो वो हमें उस चीज की जरूरत है कि वी नीड टू इम्प्रूव देयर पॉकेट्स बिफोर वी कैन टेक आउट एनीथिंग फ्रॉम देम। तो एनीवे, बट आई फील दैट still, even having said that, Dr. Iqbal, having said that, I still feel that we need to introduce a system which is easy for the people to understand
and to be able to provide us with maximum returns. क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर एक इंसान खुद खुशी खुशी टैक्स दे, उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती, बजाय इसके कि उसकी हलक में उंगली डाल के उससे वो खींचा जाए जो वो नहीं देना चाहता. तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इंसेंटिव्स फॉर द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स जो बड़ी मेहनत करें. आपने एमनेस्टीज दी, आपने इतनी ज़्यादा एमनेस्टीज दे दी कि ये जो मुल्क है ये अब एमनेस्टीज पे हुक हो चुका है. और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है जो रेगुलर देता है वो तो अपने लिए एक उसको क्या समझता है कि भाई ये हम इतने अरसे से क्या करते रहे, हमने क्यों इतना टैक्स दिया, हम भी एमनेस्टी स्कीम अवेल कर लेते. तो ये बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पर उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं जो वो करते हैं. और जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट में आपने खुद ही देख लिया कि बार बार चोरों को जो है वो आप इनकरेज कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग देम वेरी वेरी चीप काइंड ऑफ एमनेस्टी स्कीम्स जिससे आपको कुछ हासिल भी नहीं हुआ और जो चोर थे वो बच के निकल गए हैं, उनकी सारी मनी भी वाइट हो गई है. तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जॉइंट प्रोडक्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि आइसोलेशन में हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते. दैट्स अ फैक्ट. आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बिल्कुल आइसोलेशन में फंक्शन नहीं कर सकते. आप दोनों के व्यूज फ्लैट टैक्सेशन के हवाले से थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन वी आर ऑन द कंसेंसस कि अभी इकोनॉमी को रेवेन्यू जनरेट करने के अलावा भी गवर्नमेंट को अपने टास्क कंप्लीट करने की जरूरत है. वी नीड टू ब्रिंग अपॉन एफिशिएंसी, इक्विटी एंड सिंप्लिसिटी इन आवर टैक्स बेनिफिट सिस्टम. और ये सिर्फ एक रिफॉर्म या एक रिजीम की तरफ फोकस नहीं करेगा. इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द क्रूशियल स्पेसिफिक डिटेल्स जो अफेक्ट ले रही होंगे रिफॉर्म के अंदर, and how they can help in our existing tax regime. So thank you so much to both of my guests for joining Liberty Talk. Until next time, stay tuned for more episodes. Thank you and Allah Hafiz. Thank you. Assalamu alaikum.